नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग मास्टर जी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आरएमजे प्लेटफॉर्म में रीजनिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा आपका रीजनिंग का रहता है। कुछ एग्जामों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम एग्जामों में आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, जो भाग होता है, वो लगभग 1/4 के हिसाब से होता है। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में रहते हैं। इससे भी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में होते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट बनाए रखा हुआ है, आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाइए। आप भी सब्सक्राइब करें, लोगों से भी करवाएं, ताकि सभी लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म के तहत जो हम लोग देंगे वो सभी बच्चों तक मिल सके और उनकी हेल्प हो सकती है। जो बच्चे बाहर जाके अच्छी कोचिंगों में नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर हमारे ही सिंगरौली जिले में रहते हुए कोई अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, महंगी कोचिंगों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सब के लिए ये आरएमजे प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब चैनल बहुत ही वरदान साबित होगा। हम लोग सारे सब्जेक्ट को लाएंगे धीरे धीरे करते हुए, ताकि सभी एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपकी इसी आरएमजे प्लेटफॉर्म से हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, शेयर करेंगे, सभी को बोलेंगे और लाइक करने के लिए बोलेंगे और खुद भी करेंगे और देखेंगे। और विश्वास मानिए, 6 महीने भी आप इस यूट्यूब चैनल को आप देखते हैं तो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका रिजल्ट आना तय हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग आज रीजनिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि जो मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है निर्वेंद्र चंद्र वर्मा। मैं एक रीजनिंग फैकल्टी हूं। 8 साल का मुझे अनुभव है। मैं कई कोचिंगों में पढ़ा चुका हूं, जैसे कि आपके बड़े बड़े कोचिंग भी हैं, जैसे कौटिल्य एकेडमी इंदौर है। कौटिल्य एकेडमी का एक ब्रांच जबलपुर में खुला था, तो कौटिल्य एकेडमी जबलपुर में भी मैं पढ़ा चुका हूँ काफी। जो बच्चे जानते होंगे वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और आगे ही मैं सागर ब्रांच में, कौटिल्य एकेडमी के सागर ब्रांच में पढ़ा हूँ। मतलब कौटिल्य एकेडमी के मैं लगभग सारे ब्रांच में पढ़ा चुका हूँ। और आज तक मैंने लगभग 8,500 स्टूडेंट के आसपास मैंने पढ़ाया है। 8,000 प्लस हो चुके हैं। और अभी मैंने कुछ अपने सिंगरौली जिले में कुछ कोचिंगों में पढ़ाया और धीरे धीरे मैं आगे पढ़ाता रहता हूँ। तो मैं और भी कई कोचिंगों से बहुत जल्द जुड़ूंगा और साथ में ही ऑनलाइन क्लास भी चालू करूंगा। अभी हम लोग यूट्यूब पे ही रिकॉर्डिंग वीडियो डालते हैं। जैसे कि धीरे धीरे और सुविधाएं हमें मिलते जाएंगी, हम लोग धीरे से ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देंगे। तो आप घर बैठ के आराम से एक अच्छे फैकल्टियों के साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। और विश्वास मानिए, बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा। तो आज हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रीजनिंग क्या है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि रीजनिंग के सवाल बनाना से शुरुआत होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक रीजनिंग का फैकल्टी हूं और मुझे रीजनिंग पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं रीजनिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाता हूँ, रीजनिंग मेरा हॉबी भी कह सकते हैं कि रीजनिंग पढ़ाना ही मेरी हॉबी है। तो मुझे ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 100% रीजनिंग आती है। मैं अपने आप को खुद ही अगर नंबर देना चाहूँ तो 10 में 8 देता हूं मैं नंबर। तो लगभग 80% चीजें मैं रीजनिंग के आप लोग को समझा सकता हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इन चीज बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए इसी बात पे हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं रीजनिंग अपने ही रीजनिंग मास्टर जी के नाम से ले लेता हूं। ये चीज आपको सामने रखता हूं। तो रीजनिंग, अब हम लोग सबसे पहले रीजनिंग के सवाल को तो जानते ही हैं, पर सबसे पहले हम ये समझे कि रीजनिंग है क्या, रीजनिंग कहां से आया, क्या है और इसका उपयोग कितना है। उपयोग तो आप सबको पता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग का वेटेज कितना है किसी भी एग्जाम में। तो उसी बात को हम लोग बार बार नहीं दोहराते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि समझ रहे हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, सबसे पहले तो हम लोग उनको देखते हैं। तो पहले रीजनिंग है तो रीजनिंग ही लिख देते हैं। रीजनिंग ये हो गया आपका। रीजनिंग का मतलब अगर हम शब्दों के अर्थ में कहें तो तर्क होता है। ठीक, तर्क की अगर अंग्रेजी वर्ड कहें तो लॉजिक होता है। ठीक, तो तर्क का मतलब लॉजिक हो गया। और भी इनके कई नाम हैं जिससे लोग जानते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो विवेक, अगर आप देखेंगे तो विवेक बुद्धि भी हम रीजनिंग को कह सकते हैं। विवेक बुद्धि, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको हम, विवेक क्षमता भी कह सकते हैं कि किसी सवाल को अपने बुद्धि के विवेक क्षमता से कहते हैं। और कई लोग इनका नाम दिए हुए हैं
तर्क बुद्धि, जाहिर सी बात है तर्क वितर्क के, सही बात है, तर्क वितर्क भी कहा जा सकता है इनको, ठीक, तर्क वितर्क भी कहा जा सकता है। और हम लोग रीजनिंग को क्या कह सकते हैं, तो जैसे तर्क बुद्धि लिखा है तो इसी को हम लोग लिखना चाहें तो तर्क शक्ति भी हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम और मतलब शब्दों के अर्थ में समझना चाहें तो इसको हम और बहुत सारी चीजों करके लिख सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, तो आपको हम इस रीजनिंग को हम लोग मनन, मतलब मन में जो विचार आते हैं, मनन जो हम लोग मन में करते हैं, और मनन चिंतन भी कह सकते हैं, ठीक। और आगे अगर हम बढ़े तो इसी का अगर हम लॉजिक के ही ऊपर से अगर और एक नाम बनाना चाहें रीजनिंग का, तो हम लोग बना सकते हैं लॉजिकल पावर भी कह सकते हैं, हमारे मानसिक क्षमता जो लॉजिकल पावर होती है। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि रीजनिंग को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, या फिर और भी इसमें कुछ कहना चाहे तो इसको हम लोग और कह सकते हैं। जैसे कि अगर रीजनिंग के नाम ही पहले हमें पता हो, किसी इंसान के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं जानने के लिए, तो जहां तक है हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं तार्किक क्षमता भी कह सकते हैं, ठीक। और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से। लेकिन ये सब शब्दों का मतलब अगर हम देखेंगे, इन सब का मतलब है रीजनिंग ही है। आप रीजनिंग को ही इन नामों से कई किताबों में अलग अलग नामों से जान सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कई नाम इनके रीजनिंग हो गए, लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि हम रीजनिंग को क्या नाम दें ताकि हम आसानी से रीजनिंग को समझ सके। कई लोग तो इसे दलीलें भी बोल देते हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं, दलीलें भी बोल देते हैं, तो दलीलें भी मान लीजिए बहुत लोग यूज करते हैं। दलीलों में भी हम लोग तर्क वितर्क ही करते हैं, मानसिक चिंतन ही करते हैं, लॉजिकल पावर का ही इस्तेमाल करते हैं, तर्क बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं, तर्क वितर्क का ही इस्तेमाल करते हैं, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली कहें तो हम लॉजिक का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मेरा विचार है कि इसका नाम असल में क्या होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से समझ सके, तो मुझे जहां तक लगता है इसका नाम जुगाड़ होना चाहिए। इसका नाम जुगाड़ होना चाहिए। जुगाड़ क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी वस्तु को हम, अगर कोई नई वस्तु है, जैसे एग्जांपल में अगर हम समझें तो जब हम कोई एक नया पैंट खरीदते हैं, पहनने वाला पैंट जब हम लोग नया खरीदते हैं तो 2-4 साल हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो पैंट खराब हो जाता है तो उसको फेंकते नहीं है, फिर हमारे दिमाग में आता है इसको हम फेंके ना, इसको हम फिर से रीयूज कर ले, दोबारा इस्तेमाल कर ले। तो बहुत लोग क्या होता है कि पैंट के नीचे से काट के उसका झोला बना देते हैं। तो पैंट से झोला तक बनने का जो सफर है, तो ये यहां तक बनाने तक, झोला बनाने तक जो दिमाग में एक बात आई होगी, अपन लॉजिक ही लगाए होंगे, उसी लॉजिक को हम रीजनिंग वर्ड दे सकते हैं। अब ये जुगाड़ वर्ड, तो हमको जुगाड़ भी कहेंगे कि हमने पैंट से जुगाड़ करके हमने झोला बना लिया। और बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ बॉटल्स होते हैं जो खराब हो गए या ऊपर से टूट गए, तो इन्हें एक हिसाब से काट कर हम जब इनका गमले के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो किसी वस्तु का फिर से रीयूज हो रहा है। तो इस चीज का भी हम देखते हैं ध्यान से कि किसी भी वस्तु का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हमें फाइनली जुगाड़ लगाना पड़ता है। जुगाड़ को अगर इंग्लिश से वर्ड कहे तो ये लॉजिक वर्ड आता है कि लॉजिक लगाते हैं हम, तब जाके हम इसको बनाते हैं। अब ये लॉजिक लग गया तो जाहिर सी बात है कि लॉजिक लग गया तो लॉजिक पावर का ही इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज का रीयूज करने के लिए करते हैं। लेकिन अभी तक रीजनिंग का उतना डाटा क्लियर नहीं हुआ कि रीजनिंग है क्या। तो ये सब तो रीजनिंग के नाम हो गए, लेकिन शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीजें हम रीजनिंग को कह सकते हैं। और अधिक अगर समझना है रीजनिंग को तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर कोई घर है और यहां पर किसी का ऑफिस है। इसकी दूरी जो है 3 किलोमीटर की है, इसकी दूरी हम मान के चलते हैं 4 किलोमीटर की है, ठीक। अगर हम रोज इसी रास्ते से पहुंचे, इस घर से, जो व्यक्ति का घर है वहां से ऑफिस तक अगर वो पहुंचता है तो 3 से 4 किलोमीटर, फिर इधर से 3 से 4 किलोमीटर यहां से गए, ठीक। फिर उधर से जाते समय बाईं ओर मुड़े और अपन मंजिल तक पहुंच गए। तो इस तरह से करके हम बार बार अगर यूज कर रहे हैं तो 3 और 4, तो यहां पर क्या है कि नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब तक हम इस रास्ते पे चलते रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर जाना है, फिर 4 किलोमीटर जाना है। और जिस दिन कोई नटखट बच्चा
जुगाड़ जो होता है एक नटखट बच्चा ही कर पाता है, थोड़ा सा उसके मानसिक में हलचलें जो होती हैं जुगाड़ टाइप की, वो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होता है। बहुत लोग ट्रिकी से, बहुत लोग जुगाड़ से पता नहीं क्या क्या बना के यूज करते हैं अपने जिंदगी में। तो वो थोड़ा सा शैतान बच्चा जो रहेगा तो बोलेगा हमको रोज इतना दूर जाना पड़ रहा है, 7 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक शॉर्टकट मार दे और ऑफिस पहुंच जाए। तो जब शॉर्टकट आप मारेंगे तो जाहिर सी बात है 7 किलोमीटर से वो कम हो जाएगा। अब यहां से हम चल रहे थे, हिसाब किताब कर रहे हैं कि हम 3 किलोमीटर इधर गए, 4 किलोमीटर इधर गए, लेकिन हम ये लॉजिकल पावर से हम इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं। तो हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं रीजनिंग को, कि जहां भी हमें शॉर्टकट मारना हो वो रीजनिंग है। अब रही बात रीजनिंग की ही बातों को और आगे बढ़ाते हुए इतनी चीज हम कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि रीजनिंग को हम इतने नामों से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रीजनिंग को और समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो हो गया कि रीजनिंग मतलब एक शब्द में कहें तो जुगाड़, लेकिन जुगाड़ शब्द बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें एक अच्छा सा नाम नहीं देता है। अब कोई बोलेगा क्या पढ़ने जा रहे हो, तो बोले जुगाड़ के बारे में पढ़े, ये जुगाड़ का चैप्टर है, तो ये शब्द नहीं आएगा। इसीलिए हर एक चीज का एक मानक नाम होता है, मानक नाम होता है। अब हम जुगाड़ का एक मानक नाम एग्जाम पैटर्न में अगर हम बना रहे हैं तो हम लोग उसका एक मानक नाम रीजनिंग दे दिए। जैसे कि थोड़ा सा और समझाता हूं, मैथ, मैथ को हम शब्दों से बोलना चाहे किसी को समझाने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि जो मैथ होता है वो, या मैथ में हिसाब किताब होता है। अब हम लोग ये थोड़े बोलेंगे कहीं जाके कि हम लोग क्या हमारा क्या कमजोर है, हिसाब किताब कमजोर है, हिसाब किताब कमजोर है, हमको हिसाब किताब पढ़ना है, हिसाब किताब के चैप्टर में ये सब चीजें हैं, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू नाम नहीं आ रहा है। इसलिए हिसाब किताब का एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है मैथ, यानी गणित। तो गणित सुनने में काफी अच्छा लगता है, हिसाब किताब सुनने में नहीं लगता। वैसे क्या है कि हम इसको बार बार जुगाड़ अगर बोलेंगे तो वो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिखाता है। तो जुगाड़ शब्द का मानक नाम रख दिया गया रीजनिंग, और इसी रीजनिंग का इस्तेमाल हम लोग एग्जाम में करने लगे। और एग्जाम में कितना करने लगे, तो लगभग 1/4 हिस्सा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का रीजनिंग का सेक्शन होता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं रीजनिंग के ही बारे में। तो जैसा कि मेरा मानना है कि रीजनिंग का अगर किसी चीज के बारे में जाना तो उसका इतिहास के बारे में जानना होता है। तो एक इतिहास रीजनिंग का मेरे द्वारा बनाया गया है। हम ये तो नहीं कर सकते कि किताबों में दिया है, नहीं, मैंने अपने से मनन चिंतन, वही रीजनिंग मनन चिंतन करते हुए मैंने खुद सोचा कि ये रीजनिंग की शुरुआत हुई कहां से होगी या इसका इतिहास क्या होगा। तो जहां तक मेरा मानना है, इससे ऊपर एक कहानी जुड़ी हुई है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो बहुत पहले एक राक्षस हुआ करता था, बहुत पहले, आप लोग भी समझते होंगे, बहुत पहले एक राक्षस होता था जिसके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उस बच्चे का नाम प्रहलाद था। हाँ, उस राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप था। तो ये उन्हीं की कहानी है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, वो राक्षस ने तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं कभी मरू ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में जो भी आया है, अगर जन्म लिया है किसी इंसान के रूप में तो उसे, या किसी भी रूप में जन्म लिया है, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तय है। तो उन्होंने वरदान में मांगा कि भगवान मुझे, ब्रह्मा जी मुझे मृत्यु ना मिले। तो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने बहुत सारे कंडीशन अप्लाई करवा दिया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी बोले चलो अच्छा ठीक है, आप मरोगे नहीं, ठीक है, तो सर ऐसा काम कीजिए सर भगवान कि मैं ना तो दिन में मरूं ना ही रात में मरूं। पहला कंडीशन दे दिया उन्होंने। फिर भगवान बोले चलो ठीक है, अच्छा मंजूर है। फिर बोला कि ना मैं घर में मरूं, घर के अंदर मरूं, ना ही घर के बाहर मरूं। भगवान बोले ठीक है। उन्होंने बोला कि ना तो मैं दिन में, क्या बोलते हैं, ना तो मैं इंसान से मरूं और ना ही मुझे कोई जानवर मार सके। भगवान ने बोला ठीक है। अब वो इतनी सारी कंडीशन अप्लाई देने के बाद उसको मारना बहुत मुश्किल हो गया और वो अपना अत्याचार बढ़ाता गया। पर उसके घर में एक बच्चा था प्रहलाद नाम का, जो भगवान का, विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा विष्णु जी का ही नाम जानता था और मनन चिंतन करता था उन्हीं के बारे में। और वो उस राक्षस को बहुत बुरा लगता था। तो उन्होंने अपने बच्चों को कई तरह से मरवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो भगवान का भक्त था, इसलिए वो कई बार कई कठिनाइयों से बच गया। फिर क्या हुआ कि अब वो उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सब समझ ही नहीं पाए इसे मारा कैसे जाए। फिर भगवान जी ने एक बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसी लॉजिक का इस्तेमाल किया, कह सकते हैं तर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कह सकते हैं रीजनिंग की किताब में जाके पजल चैप्टर पढ़ा। पजल में भी ऐसे ही होता है, अगर आप जो
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पजल भी देखते हैं, बहुत सारे डाटा दिए रहते हैं, बहुत सारे नियम कानून दिए रहते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रख कर मुझे उस सवाल को हल करना होता है। फिर भगवान जी ने बहुत सोचा, फिर रात भर जब भगवान जी ने रीजनिंग पढ़ लिया और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल लिया, तो फिर वो एक ऐसा अवतार लिए तो जो कि ना तो मानव था और ना ही जानवर था, नरसिंह अवतार लिया गया। अगर नरसिंह भगवान का नाम आ गया तो पहले तो भगवान की जय करता हूं मैं, नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह अवतार भगवान ने लिया, फिर उन्होंने उसके घर पे गए, उसे जब मारने के लिए किया तो सबसे पहले तो उसे उठाकर चौखट पे ले गए, घर का चौखट जो होता है वहां ले गए, और संध्या काल में उसे चौखट पे ले गए। तब वो भगवान ने बोला कि आज तुम्हारी मृत्यु तय है, तो उसने कहा कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। तो बोले कि क्या क्या वरदान है, बताओ क्या क्या वरदान है। उसने बोला कि ना मैं दिन में मर सकता हूं ना ही रात में। तो भगवान बोले देखो अभी ध्यान से, ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या काल है। फिर बोला ठीक है। अब उन्होंने बोला ना तो मैं आसमान में मरूंगा ना ही मैं जमीन पर। भगवान ने बोला ठीक है, देखो ध्यान से, तुम मेरे गोदी में हो, ना तो आसमान में हो और ना ही जमीन में हो। फिर बोला कि ना तो मैं अस्त्र से मरूंगा ना ही शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा, ना कि ये अस्त्र है ना ही शस्त्र है। फिर उन्होंने फिर ऐसे करते करते उसे मार के राक्षस को मृत्यु दे दिया। तब ये समझ में आया कि सबसे पहले अगर कोई रीजनिंग का इस्तेमाल किया है, लॉजिक का, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है, किसी किताब में नहीं लिखा है, मैंने मनन चिंतन करके बनाया हुआ है। तो ऐसा करके भगवान ने उसे माना। तो यही बात है, मेरे को जहां तक लगता है जो इतिहास है, ये रीजनिंग का मुझे लगता है यही इतिहास है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, इसलिए ज्यादा इस पर सीरियस ना हो। तो अपन रीजनिंग के इतिहास को भी समझ लिए, रीजनिंग के बहुत सारे नाम को समझ लिए। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग के टाइप्स पर, कि रीजनिंग कितने प्रकार का होता होगा। रीजनिंग के प्रकार से पहले मैं चाहूंगा कि रीजनिंग कैसे बना है या किन लोगों से मिलकर बना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें कि रीजनिंग जो है एक ग्रुप है नॉलेज का। जैसे कि रीजनिंग में आपको मैथ भी देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग में ही आपको इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग में ही आपको हिंदी भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाए तो रीजनिंग में आपको जीके भी दिख जाएगा, रीजनिंग में आपको जीएस भी दिख जाएगा, या कह सकते हैं एक बार में कि रीजनिंग में ऑल सब्जेक्ट हमको देखने को मिलता है। या ये कह सकते हैं कि इन सब सब्जेक्ट का जिसको लगभग मेरे हिसाब से 50 से 60% का नॉलेज होगा, वो रीजनिंग को बहुत ही आसानी से बना लेगा। इन्हीं से क्वेश्चंस निकाल के थोड़े से लॉजिक बैठा के रीजनिंग के सवाल बनाए जाते हैं। अब हम सोचेंगे कि मैथ का हिस्सा कहां इस्तेमाल होता है रीजनिंग में। तो मैथ मतलब शब्द अर्थ के हिसाब से हिसाब किताब, या कह सकते हैं जहां भी अंकों का इस्तेमाल होता हो। तो अंकों का इस्तेमाल है तो अंकों को हल करने के नियम भी होते हैं। तो अंकों का हल करने के नियम क्या होता है, आपका बोधमास होता है, जहां तक आप जानते होंगे। आज तो थोड़ा सा नया वर्जन आ गया है बोधमास, ठीक है, अपन समझेंगे इनको ही बाद में। एक बोधमास होता है। अब कह सकते हैं कि हमको पहाड़े के इस्तेमाल होते हैं। पहाड़े मान लीजिए 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए। अब याद नहीं है तो बहुत दिक्कत तकलीफ आएगी। जोड़ घटाना आपको बनना चाहिए, गुणा भाग आपको बनना चाहिए, तब तो जाके आप जो रीजनिंग में मैथ वाले हिस्सा क्वेश्चन आते हैं जो अंकों का इस्तेमाल करता है, उनको आप तब हल कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर मैथ कमजोर है तो आपको रीजनिंग भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैथ का कैलकुलेशन सेक्शन, जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर होता है, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो नंबर सिस्टम आपको अच्छा होना चाहिए, कि नंबर पता होना चाहिए, कौन सा सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। मैथ का अच्छा नॉलेज रखेंगे तो रीजनिंग में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आगे देखते हैं इंग्लिश का कहां इस्तेमाल होता होगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग में इंग्लिश कई जगह इस्तेमाल होता है। जैसे उसमें दे दिया जाता है कि हमको ओ, डी और जी इन अक्षरों से मिलकर कोई अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्द बनाओ। अब जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसका जाहिर सी बात है शब्दावली भी कमजोर होगा, वोकैबुलरी कमजोर होगा। अब वो 3 अक्षरों को इस्तेमाल करके कोई शब्द नहीं बना पाएगा। अब जिसका इंग्लिश अच्छा होगा फट से बोल देगा अच्छा ये शब्द है, अच्छा ठीक है, GOD एक शब्द बन गया हमारा, इससे होता है भगवान, शब्द का मतलब भी निकल गया। और क्या हो गया, और क्या होता है, DOG भी होता है, इसका मतलब एक जानवर होता है, डॉग होता है, कुत्ता होता है इसका मतलब। तो जिसको इंग्लिश के वोकैबुलरी की नॉलेज थी उसने 2 शब्द बना दिया, और आंसर आ गया कि इन अक्षरों से हम ये 2 शब्द मीनिंगफुल बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। अगर तीनों का इस्तेमाल करना हो तो 2 का करना तो GO को लेकर हम गो बना देते हैं। ये सब भी हरकत कब हम कर पाएंगे, जब हमारा इंग्लिश अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी का इस्तेमाल कहां है।
तो कई बार हिंदी में शब्दावली जो आपका क्या बोल सकते हैं कि पर्यायवाची शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो पर्यायवाची आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने को तो मिलेगा नहीं, कहां मिलेगा पढ़ने के लिए? हिंदी में ही मिलेगा। तो आपको कह सकते हैं कि हिंदी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब जीके का यूज कहां होता होगा हमारे रीजनिंग में? तो बहुत जगह होता है। एक रीजनिंग का चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है, उसमें आपके 4 नाम दिए होते हैं। उन 4 नामों में से एक को छांटना होता है, अलग करना होता है, विजाति करना होता है, ऑडमेन आउट करना होता है। तो इस केस में मान लीजिए हमको 3 कैपिटल का नाम दे दिया और एक स्टेट का नाम दे दिया। अगर हमको पता ही नहीं है कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्टेट, तो कैसे करें? जैसे नागालैंड, नागालैंड लगता है कोई देश होगा अलग सा, लेकिन नागालैंड हमारे प्यारे भारत का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह के नॉलेज को जीके बोलते हैं, समान ज्ञान। तो समान ज्ञान का इस्तेमाल हो गया, ऐसे जीएस का भी इसी में इस्तेमाल होगा। और बड़े लेवल पर नॉलेज के जब इस्तेमाल होना होगा तो जीएस का इस्तेमाल होगा। इसीलिए हमने कहा कि सभी सब्जेक्ट का मिश्रण है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें इन सब सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारी रीजनिंग आसान हो जाए बहुत सारा। क्योंकि रीजनिंग पढ़ने में कभी किसी को डर नहीं लगता। रीजनिंग हमारे हिंदी की तरह होता है कि हिंदी में कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आप जब भी स्कूलों में हिंदी से कभी नहीं डरे होंगे, कभी नहीं डरे होंगे। क्यों नहीं डरे होंगे? क्योंकि आपको पता है कि आप हिंदी में टॉप नहीं करोगे, लेकिन आप हिंदी में फेल नहीं होगे। यानी कि 100 में 35 नंबर तो आप कैसे भी ले आओगे, इसलिए आप हिंदी से डरते नहीं हो। यानी जो चीज आपको बिगाड़ नहीं सकती कुछ भी आपका, आप उससे कभी नहीं डरते होंगे। तो वही चीज है, हिंदी से लोग नहीं डरते थे, रीजनिंग से भी लोग नहीं डरते, क्योंकि बहुत सारे हिस्सा रीजनिंग का आपको आता ही है, हमेशा आता है, हर इंसान को आता है। इसी तरह आप रीजनिंग से भी नहीं डरते हैं। लेकिन आप हिंदी को अगर किसी से डरते हुए देखना है तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम में एक दूसरा पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का होता है, तो हिंदी जो होता है 70 नंबर का होता है। उन बच्चों से जाके पूछे कि हिंदी कठिन है कि सरल है, तब वो बताएंगे नहीं नहीं बहुत कठिन है, क्योंकि उनका वो बिगाड़ पा रहा है ना। अगर आप 70 नंबर में से अच्छा नंबर नहीं लाए तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा, आप फेल हो सकते हैं। तो वहां पे लोग हिंदी से, मतलब जो चीज आपकी कुछ बिगाड़ती है उसी से आप डर सकते हो। जो आपको कुछ नहीं बिगाड़ता तो क्यों डरे? तो पहले बचपन में हिंदी हमको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि हम हिंदी में 35 नंबर ला के पास जाते हैं। ऐसे ये रीजनिंग का भी है। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन में आप 6 क्वेश्चन अपने से ही सोच के बना सकते हो, क्योंकि आज तक आपने लॉजिक का इस्तेमाल किया होगा। जितनी भी आपकी उम्र होगी उतने साल का नॉलेज आपके पास लॉजिक होगा। उस लॉजिक के तहत आप रीजनिंग के लगभग 60% क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। कुछ ही हद तक क्वेश्चन होते हैं जिसमें से कुछ मास्टरों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रीजनिंग टीचरों की जरूरत क्यों है, कुछ हद तक क्वेश्चन को समझाने के लिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग बहुत ही एक आसान चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है। आपको कभी रीजनिंग से इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि आप आसानी से बना देते। बस 10 में 6 लाओ तो 60% मार्क्स लेता, बोला नहीं बहुत अच्छा रीजनिंग है। लेकिन रीजनिंग का भी बहुत वैल्यू है, कहीं कहीं एग्जामों में काफी नंबर आता है। ये आपका नंबर को ग्रोथ करता है, मेरिट लिस्ट को आपको बढ़ाता है, क्योंकि रीजनिंग में कम तैयारी करके आप परफेक्ट नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में कम तैयारी करके आप परफेक्ट नंबर, थोड़ा सा ध्यान देके आप परफेक्ट नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो आप लोग रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिए। ये रीजनिंग के बारे में कुछ इसके कंपोनेंट्स थे, या कह सकते हैं हिंदी में सामग्री थी, कि हमारा रीजनिंग बना कैसे है। तो इन सब चीजों से मिलकर बना है। अब मैथ वाली जो सेक्शन आता है, आप ध्यान रखिएगा, आपको बोधमास आना चाहिए, पहाड़े वाड़े आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपको बनेगी, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, तो ये सब चीजें बनेंगी तो आपको बहुत आसानी से रीजनिंग समझ में आने लगेगा। तो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के नाम देख लिए और मेरे द्वारा बनाया गया रीजनिंग का इतिहास देख लिए हिरण्यकश्यप वाली कहानी के साथ, और अब हम लोग रीजनिंग के सामग्री को देख चुके। तो आशा करता हूं थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपका रीजनिंग बसने लगा होगा। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हम डायरेक्ट भी शुरू कर सकते थे सब्जेक्ट का, लेकिन मैं चाहता था कि रीजनिंग के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएं, ताकि पहला दिन पहला लेक्चर आपको परिचय टाइप का होना चाहिए, ताकि आप उसको समझ सके। किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं तो हम सिर्फ परिचय ही करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आज हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग का परिचय ही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अब यहां तक तो बात हो गई, अब रहा सामग्री के बाद अब रहा रीजनिंग का प्रकार। रीजनिंग का प्रकार यानी तर्क का प्रकार, या कह सकते हैं तर्क शक्ति का प्रकार। ठीक, ये कह सकते हैं। अब इसके प्रकार के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 2 चीजों पर। पहला कौन सा? वर्बल, और वर्बल में नॉन लगा देंगे तो हो जाएगा नॉन वर्बल।
जहां तक देखा जाता है तो रीजनिंग के ही दो ही टाइप्स हैं जनरली, और यही दो टाइप होते भी हैं रीजनिंग के। अगर इसको हम ये देखें कि इसको बोलते क्या है, तो इसका हिंदी वक्त हो गया मौखिक। मौखिक है, नॉन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका अमौखिक। ठीक, ऐसे चाहे तो इसको भाषिक और अभाषिक बोल सकते हैं। मतलब अब इसका डिफिनेशन कैसा हो जाएगा, रीजनिंग के दो ही प्रकार होते हैं। रीजनिंग मतलब जुगाड़, एक लॉजिक, किसी चीज को हल करने की जो लॉजिक लगाते हैं वो रीजनिंग कहलाते हैं। रीजनिंग मतलब लॉजिक, लॉजिक मतलब जुगाड़, एक ही बात हुई। और इसी जुगाड़ या रीजनिंग या लॉजिक का दो ही पार्ट होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल को मौखिक कहते हैं, नॉन वर्बल को अमौखिक कहते हैं। इसको भाषिक कहते हैं, इसको अभाषिक कहते हैं। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि रीजनिंग के सब्जेक्ट में वो सारे सवाल या रीजनिंग के वो सारे सवाल जिसमें लगभग 90% मैं लिखता हूं, जो सच हो है वही लिख रहा हूं, 90% भाषा का इस्तेमाल हो, शब्दों का इस्तेमाल हो, भाई मौखिक शब्दों का इस्तेमाल हो, और 10% किसी लॉजिक का इस्तेमाल, किसी अन्य का इस्तेमाल कह सकते हैं। तो ऐसे सवाल जिनको हल करने के लिए हमें शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, वह सारे चैप्टर हमारे वर्बल रीजनिंग में आते हैं। फिर से समझाता हूं, वर्बल मतलब मौखिक, वे सारे सवाल जिनको हल हम शब्दों के बिना नहीं कर सकते हैं, शब्दों का इस्तेमाल हमें करना पड़े। जैसे कि मैं इसका उदाहरण दूं, रक्त संबंध जो सवाल होते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल, आप शब्द ही नहीं देंगे तो आप कैसे करोगे। तो वो सारे सेक्शन जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, लगभग हम ये मानते हैं कि 90% का, 100% कोई चीज होती नहीं, इसलिए 100% नहीं ले सकता हूं मैं, तो 90% शब्दों का इस्तेमाल होता है। उसी का जस्ट उल्टा, जब लिखी दिया है अमौखिक या अभाषिक, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि 10% शब्दों का इस्तेमाल होगा और 90% इसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। फिर जब 90% शब्द का इस्तेमाल होगा क्या, तो ये पूरा चित्र पर आधारित, डायग्राम पे आधारित रहता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवालों में, सॉरी, तो रीजनिंग के सवाल में देखा होगा कुछ डब्बे डब्बे बने रहते हैं। अब जैसे कि इसमें हमको लिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे दिया 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, यहाँ क्या होगा, तो वो चाहे इसके लिए शब्द दे चाहे ना, तो आप समझ में आएगा, पहले डब्बे में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है 4 होगा। या फिर ये ना होकर अगर ऐसा दे दे सवाल, इसका जो तीर है वो यहां पर है, फिर ये तीर ऐसा हो गया, फिर एक तीर ऐसा हो गया, तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीर क्लॉकवाइज में यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है और अपना जगह बदल रहा है। तो हम भी अब ये इस कोने पे आ गया, तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो सवाल बने थे इस कोने पे आ जाएगा। तो ये हम चित्रों के ही माध्यम से समझ, संकेतों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से समझते हैं। मतलब शब्दों का इस्तेमाल इसमें बहुत ही कम होता है। तो ये कह सकते हैं, ऐसे तो बोलना चाहिए कि शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता और इसमें होता है, लेकिन कोई चीज 100% नहीं होती, तो लगभग ये चीज एकदम प्रॉपर सही बता रही है। तो वर्बल रीजनिंग क्या, जिसमें 90% शब्दों का इस्तेमाल हो, नॉन वर्बल का जिसमें 10% शब्दों का इस्तेमाल हो, बाकी 90% किसी डायग्राम, चिन्ह, इन सिंबल उम्बल का इस्तेमाल करके सवाल बनाए गए हों। तो ये हमारे बेसिक 2 प्रकार हैं आप किसके, रीजनिंग के 2 प्रकार, यही सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। लेकिन आजकल लोग और भी इसके अंदर घुसते जा रहे हैं कि और क्या प्रकार हो सकता है भाई, और क्या प्रकार हो सकता है। तो हम लोग भी थोड़ा सा और अंदर तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले तो नॉन वर्बल तो एक ही प्रकार होता है, और जो वर्बल सेक्शन है उसके कुछ भाषा और अधिक हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 प्रकार और भाषा नहीं, 3 प्रकार और इनके होते हैं। पहला कौन सा, ठीक, जनरल मेंटल, जैसे आप समझ रहे होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, एक ये प्रकार हो गया, ठीक। और दूसरा प्रकार जाए तो लॉजिकल रीजनिंग, ठीक। और अगर हम आगे जाते हैं तो एक और होता है एनालिटिकल रीजनिंग। पहले तो रीजनिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। अब वर्बल में
और अधिक अगर हमको देखना है और अधिक अगर जाना है टाइप्स में, तो हम इन सब नामों दे सकते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया हिंदी में अगर बोले तो सामान्य मानसिक क्षमता, या क्षमता ना लिख के हम क्षमता भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, योग्यता। ठीक। अब लॉजिकल वाले में क्या हो गया, तार्किक विचार, ये तो हो गया आपका, और इसका हो गया तार्किक विचार। ठीक। और एनालिटिकल का मतलब फिर क्या हो जाएगा, तो एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक होता है इसका मतलब। तो ये चीजें हैं, ये हिंदी नाम हो गए। ठीक। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास आ गए। किसके अंदर आ गए, वर्बल रीजनिंग के अंदर आ गए। पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि समान मानसिक क्षमता या योग्यता, लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक विचार, एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक विचार कह सकते हैं। जब सब में विचार है तो इसमें भी विचार लिख देते हैं। ठीक, इतनी चीजें हैं। अब ये है कि वर्बल तो है ही, इन सभी में भाषा का इस्तेमाल होगा। अगर वर्बल है तो भाषिक, वर्बल का मतलब होता है मौखिक भाषिक, तो इन सभी इसके प्रकार में भी शब्दों का इस्तेमाल होगा। अब लेकिन वो कैसे कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी समान लिख रहा है, जाहिर सी बात है, जैसे कि क्लॉक के क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कैलेंडर हो गया, ठीक, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, ये सब चैप्टरों में आपका समान क्षमता योग्यता लगती है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। ठीक, तो ये चीज आपकी किसमें आ जाएंगी, जनरल मेंटल एबिलिटी में। कैलेंडर, क्लॉक, जो समान जितने चैप्टर है शुरुआत के जितने बेसिक है, जो आराम से आसानी से हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। यानी कह सकते हैं इसमें पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बहुत लोग बताते हैं कि पेन का इस्तेमाल होता है, इसमें दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, पेन कम होता है। तो वही चीजें इसमें पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई भी चीज बनाने के लिए करना पड़ेगा। कैलेंडर का इस्तेमाल, क्लॉक, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम आगे जाएं तो इसके लिए सबसे अच्छा एक है वो आपका साइलोजियम जो चैप्टर है, आपने देखा होगा, इसको न्याय निगमन बोलते हैं, न्याय निगमन। वो देखे होंगे आपने, कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ ऐसा करके एक डायग्राम बनता है उसके ऊपर। जब ये पूरा लॉजिकल होता है इसलिए इसका नाम लॉजिकल, इसको हम लॉजिकल ले सकते हैं। और इसमें क्या ले सकते हैं इसके वाले में, तो और अगर और चैप्टर भी होते हैं ना, स्टेटमेंट कैलकुलेशन, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, कथन कारण, ये सब चैप्टर आपके लॉजिकल वाले में आते हैं पूरे के पूरे। साइलोजियम तो आता ही है। अब अगर हम ये बोले कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा ये वाला आएगा। अब इसमें लगभग क्या चैप्टर आता होगा, तो आप ऐसे देखते हैं ना, गणित में एक डीआई सेक्शन होता है, वैसे ही हम ना इसमें भी डीआई होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर देखो हम, जैसे कि हो गया पजल, पजल में ब्लड रिलेशन के भी डाटा इस्तेमाल होते हैं, कुछ ये लॉजिकल भी इस्तेमाल, लॉजिकल जुड़े ही होते हैं, तो लॉजिकल इस्तेमाल होते हैं। कैसे इन दोनों को विचार करके एनालिटिकल रीजनिंग बना हुआ है। जैसे आपका हो गया पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ और कौन सा बोल सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर के साथ मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक, तो मशीन इनपुट आउटपुट वाला हो जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर, मतलब कि जो वर्बल वाला सेक्शन है पूरा बांट दिया गया इसमें से। लेकिन अगर बेसिक हम लोग को बोला जाए कि रीजनिंग के कितने पार्ट होते हैं, हमको ऐसा बताया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वर्बल होता है और नॉन वर्बल होते हैं, ये दो ही प्रकार बेसिक होते हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा आदमी ब्रीफ में घुसने लगा है, डिटेल जानने की कोशिश करता है, तो ये अपने प्रकार हो गए। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, आज हम लोग ने रीजनिंग के बारे में जाना, उससे कई प्रकार के नाम जाने, फिर एक मेरे ही द्वारा बनाया गया रीजनिंग का इतिहास जाना गया, ठीक, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के प्रकार जाने गए। तो इतनी सारी चीजें हम लोग आज सीख गए हैं। आशा करता हूं कि रीजनिंग के बारे में, अबाउट रीजनिंग, इस लेक्चर का मैं नाम दूंगा अबाउट रीजनिंग। तो लगभग हम लोग रीजनिंग के बारे में कुछ आज बेसिक नॉलेज तो गेन किए होंगे। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले आपको इतना ब्रीफ नहीं पता होगा रीजनिंग के बारे में, लेकिन ठीक है, अगर पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात, आप रिविजन कर लीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि रीजनिंग के बारे में पूरी तरह से लगभग जानकारी दे दी गई। ठीक, तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। अब अगले में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर कंटिन्यू 1 बाय 1 करते करते हम लोग चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। देखिए मेरा टारगेट क्या है कि लोगों को समझाना, पढ़ाने वाले बाहर बहुत पढ़े हुए,
पढ़ाते हैं पढ़ाई हुआ भूल गया, पढ़ाई हुआ भूल गया, नहीं, हमें समझाना है। कैसा समझाना है? आपके नाम की तरह। जैसे कि आप अपने नाम कभी भी भूलते नहीं है, उतना समझ चुके हैं या ना सुन चुके हैं या रट चुके हैं, जो भी कहें, वो नाम उसी तरह हो जाए आपका। तो जैसा आप सोते समय भी अपना नाम बता सकते हैं, वैसे हम लोग रीजनिंग को इतना समझ लेंगे कि आप कभी भी कोई सोता भी रहेगा तो भी आप क्लॉक के सवाल हल कर ले, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बारे बता दें, डायरेक्शन के बारे में बता दें। तो हम लोग इस लेवल तक पढ़ाई करेंगे और समझेंगे। मतलब पढ़ाते बहुत है, हम लोग समझाते हैं। तो आरएमजी का टारगेट ही रहेगा लोगों को समझाना। और रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं रीजनिंग का दावेदार लेता हूं, मैं अपने पर क्षमता लेता हूं, मैं अपने पूरा उस पर एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आपको रीजनिंग समझाऊंगा पूरी तरह से। जितना भी मुझे आता है 80 से 90% जो भी मुझे रीजनिंग आती है वो मैं आप तक पूरा डिलीवर करूंगा, समझाते हुए, पूरी एक चीज समझते हुए चलेंगे। इसलिए हम चाहे तो शॉर्टकट में शुरू कर सकते हैं, रीजनिंग का पहला चैप्टर और चालू कर देते। मुझे इस आरएमजे प्लेटफॉर्म में फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना है, पूरा 100% आपको देना है मुझे। और आप भी मुझे दीजिए, सहयोग बनाए रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे बात। अब सोचेंगे सर शेयर करने को बोलेंगे, लाइक करने को, बिल्कुल आप कीजिए, आपके ही लोगों को कीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। ठीक, आपसे हमें कुछ नहीं लेना, ये 100% फ्री ही रहता है यूट्यूब, जैसा आपको पता होगा। ठीक, तो आपका इसमें 1 रुपए भी नहीं लगेगा। आप अपने बारे में अपने को भी समझा सकते हैं, औरों को भी समझा सकते हैं। हाँ, आप सहयोग बनाए रखेंगे तो हमारा मोटिवेशनल, मैं भी मोटिव होता रहूंगा कि हाँ चलो यार मुझे पढ़ाना है, बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे और आगे जाना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस लेक्चर को खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको कुछ हद तक समझा पाया। मैं बहुत ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करता कभी भी जीवन में, ना ही किसी की तारीफ देने पर मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का चैप्टर आपको समझ में आया। तो आज ही तक, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, मैं उसे इस आरएमजे प्लेटफॉर्म से विश करना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई शशि देवचंद वर्मा उनका नाम है। तो शशि देवचंद वर्मा जी, आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत आज की बधाई हो। भगवान आपको जल्द ही आपके मंजिल तक पहुंचाएं और काफी बड़ा इंसान बनाएं ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। और उम्मीद करते हैं आप मेहनत करते रहेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। तो मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई, हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्थ लाइफ दे और मस्त लाइफ दे। चलिए, धन्यवाद। आप लोग भी चाहे तो मेरे भाई को विश कर सकते हैं ताकि उसे भी अच्छा लगे, और दुआ कीजिए कि वो भी जो सोच रहा होगा, जहां तक पहुंचना चाहता होगा, वहां तक वो भी पहुंचे। मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, जय हिंद।